विद्यार्थी नमस्ते। आज हम क्लास 8 का आकलन 5 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को निकटतम 1000 तक सन्निकट करें। तो देखो 1000 तक हमें सन्निकट कैसे करना है। हमारा पहला प्रश्न है 5432। अब हमें 1000 तक सन्निकट करना है। तो देखो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो हमें क्या करना है, 1000 के पास वाले को देखना है। अगर इसके पास वाला 5 या 5 से छोटा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको 5000 ही रहने देना है। अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ा होता तो ये 5 का 6 हो जाता, यानी ये 1 बढ़ जाता। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ 4 है यानी 5 से कम है, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। बाकी सारे अंक हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसका सन्निकट मान निकालना है। इसी प्रकार देखो इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार हमारा 0 है और इसका पास वाला देखो, इसके पास वाला जो है वो 5 से बड़ा है ना, तो ये 0 का 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो 0 से बड़ा कौन होता है, 1। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे ये तीनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी 81,000 हो जाएगा। फिर इसमें देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे 1 है, इसका पास वाला देखो, इसका पास वाला जो है वो 2 है, जो कि 5 से छोटा है। तो ये 1 का 1 ही रहेगा, है ना, यानी 91 का 91 ही रहेगा। लेकिन ये तीनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सन्निकट मान ज्ञात करना है। फिर दूसरा प्रश्न देखो, दी गई संख्याओं को निकटतम दशांश तक सन्निकट ज्ञात करें। अब दशांश क्या होता है, जो पॉइंट के बाद आता है वो दशांश होता है, फिर शतांश होता है, फिर सहस्त्रांश होता है। तो हमें दशांश को चेंज करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये दशांश है, पॉइंट के बाद में जो संख्या आती है वो दशांश होती है। अब दशांश के पास वाला देखो 4, ये 5 से क्या है, छोटा है, तो ये 1 का 1 ही रहेगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट के बाद इनका कोई महत्व नहीं होता, 0 का कोई महत्व नहीं आता। तो एक काम करेंगे, हम इन दोनों को हटा ही देते हैं, लिखते ही नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 132.1। 1 का 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। फिर इसमें देखो ये आपका दशांश है, पॉइंट के बाद ये जो संख्या होती है इसको दशांश बोलते हैं। अब इसके पास वाली जो संख्या है वो 5 से बड़ी है, इसका मतलब ये 1 जो है वो 1 बढ़ जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 368.2। फिर इसी प्रकार देखो ये 140.682, यानी ये हमारा दशांश है पॉइंट के बाद। और इसका पास वाला जो है वो 8 है, यानी 5 से बड़ा है, तो ये 6 का 7 हो जाएगा और इन दोनों को हमें हटा देना है। तो उत्तर होगा 540.7। ये 9 है और इसका पास वाला जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा है तो ये 9 का क्या हो जाएगा, 10, यानी ये 9 का 0 हो जाएगा और हासिल 1 यहाँ लग जाएगा, यानी ये 779 से 780.0 हो जाएगा। ठीक है, 780.0 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है, दी गई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, गोला लगाइए। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होगा वो सभी संख्याएं 5 से विभाजित होगी। जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होगा वो 5 से विभाजित होगी। देखो ये विभाजित नहीं है, ये विभाजित होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। इसका इकाई अंक 1 है इसलिए नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा और ये होगा। तो जो 5 से विभाजित है उस पर हमें गोला लगाना है। फिर प्रश्न 4 देखो, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखिए। गुणज यानी कि हमें 5 तक का इसका पहाड़ा बोलना है, पहाड़ा लिखना है। और गुणनखंड मतलब ये संख्या किस किस संख्या से विभाजित है वो हमें लिखना है। तो पहले हम गुणन लिखेंगे। देखो 32 एकम 32, 32 दूना 64, 32 त्रिया 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिया 9, तो 32 त्रिया 96। फिर 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8 और 4 त्रिया 12, तो ये हो गया 32 चौके 128 और 32 पंजे 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 से 15 और 1 16, 160। अब 60 का पहाड़ा तो बहुत आसान है, 6 का पहाड़ा बोलना है, फिर 0 लगाना है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब इसके गुणनखंड यानी ये किस किस संख्या से विभाजित है। तो देखो 1 से तो हर संख्या विभाजित होती है, तो 1 से विभाजित है। ये सम संख्या है तो 2 से भी विभाजित है, यानी 2 के पहाड़े में आती है। 3 के पहाड़े में नहीं आती, 4 के पहाड़े में 8 चौक 32 होता आती है। फिर 6 के पहाड़े में 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तेटा 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 के पहाड़े में भी नहीं आता है। 8 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। फिर 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। फिर 16 के पहाड़े में आएगा और फिर सीधा 32 के पहाड़े में आएगा। तो ये सभी इसके गुणनखंड हो जाएंगे। फिर 60 के गुणनखंड लिखना है, तो देखो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 5 में भी आएगा क्योंकि पीछे 0 है, ठीक है। 6 के पहाड़े में आएगा, फिर
सीधा आएगा आपके 10 के पहाड़े में, ठीक है। फिर 15 के पहाड़े में आएगा, 30 के पहाड़े में आएगा और 60 के पहाड़े में भी आएगा। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। चलो, तो ये गुणज और गुणनखंड हो गया। अब दिए गए प्रश्नों को हमें क्या करना है, हल करना है। तो पहले हम जानते हैं कोष्टक सरल होगा, फिर हमें आगे सरल करना है। तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। प्रश्न है 3, यहाँ 3 अकेला है तो इसके नीचे हम बट्टा 1 लिख सकते हैं, प्लस 2/9 इंटू 1/4। तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। देखो, जब भी नीचे यहाँ पर 1 हो तो एलसीएम कैसे लेना है, 9 का 1 से गुणा करके नीचे लिखना है। तो 9 एकम 9, तो यहाँ 9 आ गया। अब हमें क्रॉस गुणा करना है, यानी 9 का 3 से गुणा, 9 3 27 प्लस 1 का 2 से गुणा, 2 गुणा 1/4। 27 और 2 कितना होगा, 29/9 गुणा 1/4। अब 9 का 4 से गुणा और 29 का 1 से गुणा करो, तो 29 एकम 29 और 9 चौक कितना होता है, 36। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 29/36। यहाँ आ जाएगा 29/36। इसी प्रकार देखो, इसको करना है तो यहाँ पर 4 को मैं 4/1 लिख देता हूँ, फिर -7/3, फिर इंटू 1/8। पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। कैसे लेना, 3 का 1 से गुणा करके 3 लिखना है, यानी इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखना है। अब हमें क्रॉस गुणा करना है, 4 का 3 से गुणा, तो 4 3 होता है 12, माइनस 1 का 7 से गुणा, 7 इंटू 7 एकम 7 गुणा 1/8। अब 12 में से 7 गए तो कितना बचा, 5/3 गुणा 1/8। अब ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो 5 एकम 5, तो ऊपर 5 हो गया, 8 3 24। तो हमारा उत्तर कितना हो गया, 5/24। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 6 है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। हमें क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए जो ये संख्याएं दी हुई है, पहले इनके गुणनखंड लिखेंगे। फिर गुणनखंड लिखने के बाद जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही इसका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो 32 है इसके क्या क्या गुणनखंड है, तो देखो 1 इसका गुणनखंड है, 2 भी है, फिर ये 4 के पहाड़े में आता है, 4 भी है ना, और 8 भी है ना, 8 चौक 32 होता है। फिर 16 एकम 16, 16 दूना 32 यानी 16 भी है। ठीक है। और उसके बाद में सीधा 32 है। तो ये सब इसके क्या है, गुणनखंड है। इसी प्रकार 24 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि इन सब के पहाड़े में 24 आता है। इसी प्रकार 6 चौक 24 यानी 6 भी है, 8 भी है, उसके बाद 12 और 24 भी है ना। ये सब इसके गुणनखंड है। अब देखो इनके जो ये गुणनखंड है, इन दोनों में देखो वो गुणनखंड जो दोनों में है और सबसे बड़ा है। तो यहाँ देखो 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, और ये इन दोनों में सबसे बड़ा गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड आप नोट कर लो। मैं सीधा इसका उत्तर लिख रहा हूँ कि इसका महत्तम जो समापवर्तक होगा वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है। इसी प्रकार हम 36 के भी जो है गुणनखंड लिखेंगे। तो देखो ये 1 के पहाड़े में आता है, यानी 1 इसका गुणनखंड है। इसी प्रकार 2 भी है ना, 3 भी है, 9 चौक 36 4 भी है, फिर 6 छंग 36 यानी 6 भी है, फिर 9 है ना, क्योंकि 9 के पहाड़े में आता है 36। फिर उसके बाद में 12 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब है 12 भी इसका एक गुणनखंड है। फिर 12 के बाद में 18, देखो 18 भी इसका एक गुणनखंड है, और फिर सीधा 36। तो 36 के ये सब इसके क्या है, गुणनखंड है। अब हमें 72 के गुणनखंड देखने हैं। तो देखो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, क्योंकि ये सम संख्या है। फिर देखो ये 3 के पहाड़े में भी आता है ना, यानी कि 72 में 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब 3 भी इसका एक गुणनखंड है, 4 भी इसका एक गुणनखंड है ना। फिर उसके बाद देखो 8 नम 72 है ना, और देखो 6 के पहाड़े में 6 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 6 भी इसका गुणनखंड है। ठीक है। 8 भी इसका गुणनखंड है, 9 भी इसका गुणनखंड है। इसी प्रकार 12 के पहाड़े में आता है, 12 भी इसका गुणनखंड है ना, 24 भी इसका गुणनखंड है। ठीक है। 36 भी इसका गुणनखंड है। ठीक है। और 72 भी इसका गुणनखंड है। तो ये सारे इनके क्या है, गुणनखंड है। अब देखो इसमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड और दोनों में है वो देखो इसमें भी 36 है और इसमें भी 36 है। इसका मतलब इस ख का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो कितना होगा, 36 होगा। यानी एक का महत्तम समापवर्तक तो कितना हो गया, 8 हो गया, और दूसरे का कितना हो गया, 36 हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 6 करना है। अब देखो प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है 50 से 100 तक संख्याओं में जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोला लगे, यानी अभाज्य संख्याएं हमें जो है इसके अंदर ढूंढनी है। तो देखो 53 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। उसी प्रकार आपके 57,
57 अभाज्य नहीं है, ठीक है, भाज्य संख्या है। 59 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार 67 जो है वो भी एक अभाज्य संख्या है, और 73 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये सारी अभाज्य संख्या है। 79 एक अभाज्य संख्या है, 83 एक अभाज्य संख्या है, 87 एक अभाज्य संख्या है, इसके बाद 97 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 101 अभाज्य संख्या है, और 103 भी अभाज्य संख्या है, 107 अभाज्य संख्या है, और ठीक है बाकी सब आपके 111 जो है उसमें किसका भाग जाएगा, देखो 111 भी एक अभाज्य संख्या है। तो ये जो सारी संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर जवाब दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन अंकों को जोड़ेंगे और अगर इनकी जोड़ 3 के पहाड़े में आएगी तो ये 3 से विभाजित है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो 219, 2 और 1 को जोड़ने पर 3, 3 और 9 को जोड़ने पर 12 होता है, और 12 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए एक 3 से विभाजित संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार देखो 560, तो देखो 6 और 5 11 होता है, ठीक है, और 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ हम ना लिखेंगे। फिर 102, देखो 2 और 1 3 होता है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, है ना, यानी इसका मतलब इसमें ये भी 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक 3 से विभाज्य संख्या है। अब देखो 3 4 8 4 इन सबको जोड़ो तो 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19 होता है, 19 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या एक 3 से विभाजित संख्या नहीं है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये वाली संख्या 5931, सबको जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 जो है वो 3 से विभाजित है ना, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है, तो यहाँ उत्तर होगा हाँ, ठीक है, यहाँ हाँ होगा, ठीक है। मैं राइट लगा देता हूँ, राइट रॉन्ग लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये विभाजित है। फिर 1302, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 3 से विभाजित है। इसी प्रकार देखो 12459, तो इन सबको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 9 हो जाएगा आपके 12 और 9 हो जाएगा 21, 21 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित है। इन सबको जोड़ो, देखो 6 और 4 10, 5 15, 15 और 2 17, 17 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 3 से विभाजित नहीं है। 9 और 7 आपके हो जाएंगे 16, 16 और 2 18, 18 और 6 हो जाएंगे 24, 24 और 6 हो जाएंगे 30, 30 3 के पहाड़े में होता है, इसलिए ये 3 से विभाजित है। प्रश्न 9 है, दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखिए और बताइए कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो देखो सबसे पहले 48, पहले तो भाज्य कब होता है, जब संख्या किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो भाज्य होती है, और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य होती है। तो हम इसके गुणनखंड करके पता कर सकते हैं कि ये भाज्य है या अभाज्य, ठीक है। तो सबसे पहले 48 किस किस के गुणनखंड है, देखो 1 इसका गुणनखंड है, 2 भी इसका गुणनखंड है, और ये 3 भी इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। इसके सभी गुणनखंड ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है ना, हम गुणनखंड से पता कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो इसका मतलब है कि ये एक भाज्य संख्या है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाज्य। इसी प्रकार देखो 35 1 के पहाड़े में आता है, फिर आपके 5 के पहाड़े में आता है, और 7 के पहाड़े में आता है, और 35 के पहाड़े में भी आता है। तो इसके भी जो है 1 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। फिर देखो 63 1 के पहाड़े में आता है ना, फिर 3 के पहाड़े में भी आता है 63, क्योंकि 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा 63 में, है ना। फिर देखो 7 9 63, यानी 7 और 9 भी इसके गुणनखंड है, तो इसमें भी इसके 3 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसका मतलब ये भी क्या है, भाज्य है, ठीक है, ये भी भाज्य है। फिर 57 देखो 57 1 इसका गुणनखंड है ना। फिर 19 3 57 होता है, इसका मतलब 3 भी इसका गुणनखंड है ना, 3 भी इसका क्या है, गुणनखंड है, 19 भी इसका गुणनखंड है, और 57 भी इसका। तो इसके भी जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड, इसका मतलब ये भी क्या है, भाज्य है।
तो हमें केवल इनके जो है गुणनखंड पता करके बताना है कि ये भाज्य है या अभाज्य। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न 9 को कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।